हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट के लिए साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारा आज थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको चैनल पर मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। आज का हमारा ये थर्ड सेट है और इसमें भी हर सेट की तरह हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके सीटेट साइंस पेपर 2 में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ CDP की क्लासेस भी हो रही हैं, आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और देखिए, आप पेडागोजी के लिए बोल रहे थे, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पेडागोजी की क्लासेस लाइए। तो देखिए, पेडागोजी मैं आपको सिर्फ एक मैराथन क्लास में करवा दूंगी, क्योंकि जो साइंस की पेडागोजी होती है ना फ्रेंड्स, वो अदर सब्जेक्ट्स की पेडागोजी से काफ़ी डिफरेंट होती है। तो एक वीडियो आएगी, काफ़ी लॉन्ग होगी, बट उसमें आपका पेडागोजी का सारा पोर्शन मैं आपको कवर करवा दूंगी, थियोरी सेक्शन। और जो भी प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन है वो तो आपको इस वीडियो में मिल ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लगाते हैं आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स सही करे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है, यानी कि जब एक्स जो है हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है, तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है, यानी कि बॉडी में क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है एक्स क्या है और वाई क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा, जो हमारा आमाशय होता है, यानी कि इधर देखिए इंग्लिश में स्टमक होता है। स्टमक में क्या होता है, हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। HCl रिलीज होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हमारी बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जानते ही हैं एसिड और बेस मिल करके न्यूट्रलाइज होता है। तो सीधी सी बात है, स्टमक में HCl पाया जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब ज़्यादा अमाउंट में HCl हो जाएगा, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक बेस लेते हैं। और जो बेस लेते हैं वो होता है हमारा, यहाँ दिया है आपका ऑप्शन में, देखिए वो होता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। इसे आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार घुमा घुमा के आपसे पूछा है। इस बार ऑप्शन में दे दिया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नेक्स्ट टाइम आपको दे देंगे MgOH का होल ट्वाइस। तो आपको पता होना चाहिए MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, यानी कि दूधिया मैग्नीशियम हिंदी में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गया होगा एक्स क्या होगा। एक्स होगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, क्योंकि यहाँ पर यही कह रहा है जब अधिक मात्रा में ये रिलीज होता है तो इनडाइजेशन होता है हमारी बॉडी में। जब हमारी बॉडी में जो ये स्टमक में हमारा HCl होता है ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बिगड़ जाती है, इनडाइजेशन हो जाता है। और उसको सही करने के लिए हम एक बेस लेते हैं। बेस होता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि एक्स हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और जो वाई है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। नॉट पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है दही बनाने में, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इसमें तो होता है। नेक्स्ट है डबल रोटी पकाने में। तो देखिए, डबल रोटी यानी कि बेकिंग ऑफ ब्रेड में हमारा जो बैक्टीरिया है उसका यूज़ नहीं होता है, बल्कि इसमें फंगस का यूज़ होता है, यीस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। और आपसे क्वेश्चन में ही पूछा गया है नॉट, यानी कि नहीं है, तो यही नहीं होता है और यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। गन्ने के रस के किण्वन में, यानी कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस, इसमें हमारा बैक्टीरिया का यूज़ होता है। लास्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, यस इसमें भी जो है बैक्टीरिया का यूज़ होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे के सिमिलर हैं, बट एक इनमें से खुद में डिफरेंट है, वो आपको चूज़ करना है। पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है अपर्दन यानी कि इरोजन। एंड फोर्थ है संरक्षण यानी कि कन्वर्जन। आपको समझ आ ही गया होगा फ्रेंड्स, ये जो स्टार्टिंग के 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना,
वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण और अपर्दन, ये तीनों कहीं ना कहीं एक ही जैसे हैं, क्योंकि इन सभी में वन का, मिट्टी का ह्रास हो रहा है। बट जो संरक्षण है ये एक पॉजिटिव चीज़ है, यानी कि कंजर्वेशन, और यही यहाँ पर डिफरेंट है, इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? पहला है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था स्ट्रेटेजी का, वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि केमिस्ट्री में आपको ये जो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज है ये चैप्टर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अभी देखिए ये वहीं से बना है आपका, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज वाले चैप्टर से। कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि केमिकल चेंज होता है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो भी केमिकल चेंज होता है। थर्ड है श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ, जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उसमें रोल रहता है वो भी हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि एक केमिकल चेंज है। बट जो फोर्थ ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ केमिकल चेंज, ये जो है बिल्कुल गलत बात है। ये केमिकल चेंज नहीं होता है, ये फिजिकल चेंज होता है। ठीक है, इसीलिए यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? यानी कि आपके सामने ये कुछ कण दिए हैं, इनको आपने क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन पार्टिकल्स को। ओके, तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, वो है ऑप्शन 2। अब कैसे? देखिए सबसे पहले सबसे छोटे कण जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्ले के होते हैं, क्ले यानी कि मृतिका। उसके बाद थोड़े से बड़े कण होते हैं सिल्ट के, यानी कि गाद। उसके बाद उससे भी थोड़े बड़े कण होते हैं सैंड के, जिसे हम रेत कहते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ग्रेवल, जिसे हम बजरी बोलते हैं। और लास्ट में आएगा रॉक, जो होती है आपकी चट्टान। इसीलिए ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली यानी कि मत्स्य में क्लोम का कार्य बताइए। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज 2, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले गिल्स का काम आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन अवशोषित करना। ठीक है, ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। किस तरह से? देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन ग्रहण करने का काम उसका होता है, बट वो ऑक्सीजन एयर से नहीं लेगा, यानी कि वायु से वो नहीं लेगी, क्योंकि वो वायु में थोड़ी रहती है मछली। आप जानते ही हैं फिश तो आपका वाटर में होती है ना। तो जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शन 3, जल में उपस्थित विलेय ऑक्सीजन अवशोषित करना, यानी कि एब्जॉर्ब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ऑफ कोर्स जो ऑक्सीजन आपकी वाटर में डिजॉल्व होती है उसको वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, ना कि एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को। इसीलिए ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ये जो क्वेश्चन है सेम इसी तरह का क्वेश्चन कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमने करा था, वहाँ भी आपसे पूछा था, और तब मैंने आपको बोला था हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपको ब्लेड करके ऑप्शन दे दे, और अभी देखो यहाँ पर ब्लेड ही आ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। अब आपको इसमें से वो ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। ऑप्शन फर्स्ट है कागज की पट्टी का, अ पेपर स्ट्रिप। क्या एक पेपर से आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। रबर की पेटी, जी नहीं। लकड़ी की छड़, ये भी नहीं। बट जो ब्लेड है ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण करती है। समतल दर्पण की बात हो रही है, ठीक है, प्लेन मिरर की। मिरर वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बने हैं। देखिए कल का जो प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी आपका क्वेश्चन बना था कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से। अभी आपका प्लेन मिरर से क्वेश्चन बना है। तो मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी आप बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। यहाँ पर मंजुला खड़ी है 5 मीटर दूरी पर दर्पण के।
वह दर्पण की ओर 1 मीटर चली। अब वो 1 मीटर चल गई, मतलब वो 4 मीटर दूरी पर हो गई अब, ठीक है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछा है। तो देखिए जो आपका प्लेन मिरर है ना, उसकी जो इमेज बनेगी दर्पण के पीछे भी उतनी ही दूरी में बनेगी जितनी दूरी में वो दर्पण के आगे खड़ी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बस इतना ही है, बाकी आप समझ जाएंगे। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ खड़ी थी 5 मीटर दूरी पर, उसके बाद 1 मीटर आगे चली, यानी कि 4 मीटर की दूरी पर हो गई अब वो, किससे? प्लेन मिरर से। और उसकी जो इमेज बनेगी वो उतनी ही दूरी पर मिरर के पीछे भी बनेगी जितनी दूरी पर मिरर के आगे बन रही है। दैट मीन्स 4 मीटर यहाँ पर भी बनेगी, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 4 = 8। तो यहाँ पर हो जाएगी मंजुला की उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी टोटल 8 मीटर है। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड्स, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर आपसे देखिए आवर्तकाल और आवृत्ति हाँ निकालनी है, यानी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। अब ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है फ्रेंड्स ऑसिलेशन अपॉन टाइम। हिंदी में इसको बोलेंगे आवृत्ति बराबर दोलन बटे समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी हैं। आपको ऑसिलेशन दिया है, कितना दिया है? 30 दिया है, तो 30 हो गया। अपॉन आपको टाइम भी दिया है, कितना? 3 सेकेंड, अपॉन 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 आ गया, 10 हर्ट्ज़ हो गया हमारा। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 10 हर्ट्ज़, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि 10 हर्ट्ज़ यहाँ पर कहाँ है। 10 हर्ट्ज़ आपका इसमें भी है, इसमें भी है, बट ये आंसर नहीं है, ठीक है। 10 हर्ट्ज़ क्या आया है, हम लिख लेते हैं इसको। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज़ आ चुकी है। अब हमको आवर्तकाल निकालना है, यानी कि टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमारी निकल गई है, तो ये हो जाएगा 1/10। इसको आप कट कर दो, कितना निकल गया? 0.1 सेकेंड। ये आपका टाइम भी निकल गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड आएगा और आवृत्ति आपकी 10 हर्ट्ज़ आ गई। इधर देख लीजिए, इट्स टाइम पीरियड इज़ 0.1 सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 10 हर्ट्ज़। आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन पहचानिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है और इसका पहला ही स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। कैसे? देखिए, बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी के सारे सही हैं, देख लीजिए। पृथ्वी पर संपर्क में रखे 2 पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर घर्षण यानी कि फ्रिक्शन नहीं होगा पृथ्वी में किसी भी वस्तु के बीच में, तो कोई भी वस्तु जो है पृथ्वी पर रुकेगी ही नहीं, वो फिसलती चली जाएगी, ठीक है। जब आप रोड पर भी चलते हैं तो जो आपका रोड के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके अपने पैर में जो भी चीज़ पहनी है, शूज़, स्लीपर जो भी है, उसके मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होते हैं, तब जाकर आप रोड पर चल पाते हैं। दैट मीन्स वहाँ पर आपका फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रिक्शन कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट ऑप्शन है लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन आपका लेस होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर डिपेंड करता है। सही बात है, उसके शेप पर वो डिपेंड करता ही है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपको चूज़ करना है यहाँ पर। तो देखिए आयरन जिंक सल्फेट में, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बेसिकली आपका रिएक्टिविटी सीरीज से आया है। आई होप आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज़ देखी ही होगी। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद है तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ और 2-3 कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी करवा दूंगी। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको वैसे याद होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का मैं बता देती हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पर दिया है जो केवल बी, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल सही चीज़ लिखी है। जिंक जो है कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक जो है कॉपर से ऊपर आता है, यानी कि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स। आयरन जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। जी नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन जो है रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक के नीचे आता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है जिंक से। नेक्स्ट है कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर आयरन से नीचे आता है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में। इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, केवल बी ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। सही कथन आपने चूज करना है, ये थर्मामीटर से रिलेटेड है। देखिए पहला है, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड्स, ठीक है, और आपसे पूछा है सही कथन, तो ये कथन तो आपका गलत है। नेक्स्ट है, रूम थर्मामीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट है, लेबोरेटरी थर्मामीटर हैव अ रेंज, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है, 72 क्वेश्चन का, यानी कि प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, ये सही है, बाकी के सारे रॉन्ग हैं। किस तरीके से, अब आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। आपको जो चीज़ याद रखनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है आपका, उसकी रेंज जो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, डॉक्टरी थर्मामीटर की। और जो आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसकी रेंज जो होती है -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसकी रेंज ज़्यादा है, रेंज यानी कि परिसर, ठीक है, जो आपको ऑप्शन में दिया है ये परिसर, उसी को रेंज बोलते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि किसका रेंज जो है ज़्यादा होता है और किसका कम होता है। ऑब्वियसली डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज ज़्यादा होता है और प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत कथन पहचानिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब ये आया है फ्रेंड्स, आपके जो कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती हैं, ये आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है और कैलोरीफिक वैल्यूज़ की सीरीज़ है, वो मैं आपको अलग से थियरी वाले सेक्शन में करवा दूंगी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के कैलोरी मान से अधिक होता है। बिल्कुल, इसकी भी एक सीरीज़ होती है जो कि आपको याद करनी पड़ेगी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होता है और किसका कैलोरीफिक वैल्यू कम होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3 इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में गलत कथन पूछा है, ठीक है, और ये ही कथन आपका गलत है। बायोगैस का कैलोरी मान जो है एलपीजी के कैलोरी मान से कम होता है, ना कि ज़्यादा होता है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है। हमेशा ही मैं आपको बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से बनता है और वो हमेशा कंफर्म है कि वो आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इससे रिलेटेड बनता है, बाकी कुछ भी नहीं बनता है। बस आपको 2 फार्मूले याद करने हैं, आपका काम हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है। बस हो गया, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12/60 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया है पहला 12 मिनट, तो 12/60 हो गया। अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू स्पीड, यानी कि दूरी बराबर समय गुणा चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। वहाँ से हमने दूरी का निकाल लिया, समय गुणा चाल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12/60 इंटू 50, ठीक है। ये आपकी चाल यहाँ पर दी है, इंटू 50 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर 10 आ गया और यहाँ पर आपका 5 आ गया, ठीक है। तो ये टोटल हमारा आ गया 10 किलोमीटर। ओके, ये पहला हो गया। दूसरे मिनट को भी हम अब घंटे में कन्वर्ट करेंगे। देखिए किस तरीके से, 18/60 हो जाएगा। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड। तो ये हो जाएगा इंटू 40। इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट, 6 3 18, 3 4 12 किलोमीटर। पहले जो आया था वो क्या आया था हमारा? 10 किलोमीटर, और अभी आ गया 12 किलोमीटर। तो अब इन दोनों डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे। 12 + 10 = 22 किलोमीटर। इट इज़ द आंसर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। 22 किलोमीटर यहाँ पर दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन आपको पहचानना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्योंकि ये गलत है। इसमें लिखा है कि ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन। जी नहीं, सारे पीरियोडिक मोशन आपके सर्कुलर मोशन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोलक, आपने लोलक देखा होगा जो इस तरह से घूमता है, पेंडुलम जिसको बोलते हैं, ना कि वो सर्कल घूमता है, ठीक है, सर्कल में नहीं घूमता, वो सिर्फ इस तरीके से घूमता है, ठीक है। इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सारे पीरियोडिक मोशन हमारे सर्कुलर मोशन नहीं होते हैं। बट हाँ, एक चीज़ याद रखेंगे कि सारे सर्कुलर मोशन ज़रूर पीरियोडिक मोशन हो सकते हैं। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, और काफ़ी बार पूछा गया है रिपीटेडली। आई थिंक जब मैंने एग्ज़ाम दिया था सीटेट का, उस टाइम पर भी ये क्वेश्चन बना था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 3-4 बार रिपीटेडली पूछ लिया गया है। बस आपको ये याद रखना है कि सारे पीरियोडिक मोशंस जो हैं सर्कुलर मोशन नहीं होते हैं, बट सर्कुलर मोशंस जो है पीरियोडिक मोशन ज़रूर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और ऑप्शन भी देख लेते हैं। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति होती है, बिल्कुल सही बात है, पीरियोडिक मोशन होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है सितार के कर्षित तार की गति दोलन है, यानी कि मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ स्टार इज ऑसिलेटरी मोशन, सही है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर गलत है और ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गलत पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेन मिरर से फिर से क्वेश्चन आपका बन गया, इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ मिरर वाला चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा। देख लेते हैं। समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं, कौन से सत्य हैं आपको ये बताना है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल सही है और ये गलत है। कैसे, देखिए, जो प्लेन मिरर होता है ना, उसमें जो आपकी इमेज बनती है इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, ये सही बात है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब में जो इमेज होती है ना, पार्श्व परिवर्तित होती है, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है, उल्टी बनती है, सही बात है। अब उल्टी ऐसा नहीं कि ऊपर का नीचे दिखेगा, नीचे का ऊपर दिखेगा, नहीं, लेटरली इन्वर्टेड मतलब होता है लेफ्ट का राइट दिखना, राइट का लेफ्ट दिखना, और ये चीज़ प्लेन मिरर में होती है, ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी। नेक्स्ट है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, सही बात है। इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है वही साइज आपका इमेज में भी दिखाई देता है। तो ये 3 ऑप्शन सही हैं, बट बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नहीं, कौन से कथन सत्य हैं पूछा है, ओके, हाँ, ये तीनों कथन हमारे सत्य हैं, बट गलत है आपका यहाँ पर ये कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक नहीं होता है, ठीक है, वर्चुअल होता है। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, और ये दिए हैं ऑप्शन 2 में, तो 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए, अब यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पेडागोजी के क्वेश्चन में देखिए आप कैसा स्कोर कर पाते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, क्या सही नहीं है पूछा है। तो इसमें लिखा है, एक ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे 77 क्वेश्चन में, ऑप्शन 4, साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा विज्ञान होता है वो तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य हो, ये ज़रूरी नहीं होता है, वो फैक्ट्स के समतुल्य हो ज़रूरी नहीं होता है। ये कोई मैथ्स नहीं है, ये साइंस है, ठीक है। साइंस में क्या होता है, देखिए, ये एक अंतः विषयक क्षेत्र होता है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया होता है। आप ये नहीं कह सकते कि साइंस की रेंज इतने से इतने के बीच में होगी, वो कितना ही भी हो सकता है। नेक्स्ट है, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, सही बात है, टेंटेटिव होता है, स्थायी नहीं होता है। जैसे आज किसी चीज़ की खोज हुई है, ज़रूरी नहीं है अब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दूसरा साइंटिस्ट आके उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। दैट मीन्स विज्ञान जो है ऑलवेज टेंटेटिव होता है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही बात है। संदेह तो विज्ञान में होते ही हैं, तभी तो नए नए इन्वेंशंस होते रहते हैं, है ना। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। सेम यही क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में भी पूछा गया था, आप जा कर के देख सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है विज्ञान शिक्षा को लेकर के, ठीक है, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। कल मैंने एक्सप्लेन भी करा था आपको कि जो साइंस की एजुकेशन है वो टीचर के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि चाइल्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग। आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन 2 में ये चीज़ दी है कि बच्चे के प्रतिनिष्ठ हो, ट्रू टू द चाइल्ड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस एज का बच्चा है उस एज का आप करिकुलम बनाएं, जिस एज का बच्चा है उस एज का आप उसको पढ़ाएं, ये चीज़ें।
विद्यालय के वातावरण के प्रति प्रतिनिष्ठ, जी नहीं। कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, नहीं। जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है साइंस की, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, ट्रू टू द चाइल्ड होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाई एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट? तो इसका आंसर होगा प्रोसेस, प्रक्रिया। देखिए, कॉग्निटिव नहीं होगा, हिस्टोरिकल भी नहीं होगा, एनवायरमेंटल भी नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिया करके होगा और उसमें प्रोसेस काम आएगी। ठीक है, प्रक्रियात्मक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु एक कक्षा में पढ़ती है, ठीक है, वो बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जा रही है। ओके, इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? उपयुक्त उद्देश्य पूछा है। तो देखिए, पहला है बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करेगा, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे बच्चे जाएंगे शैक्षिक भ्रमण पर घूमने के लिए, तो उनमें बातचीत होगी बच्चों के बीच में, दैट मीन्स इंटरेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देगा। ठोस अनुभव मतलब होते हैं फ्रेंड्स कॉन्क्रीट चीज़ें, जो चीज़ें आपके सामने होती हैं, जिन्हें आप देख पाते हैं, देख करके उन्हें एक्सपीरियंस कर पाते हैं, टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का अनुभव तो बच्चों में होगा ही, सही बात है। नेक्स्ट है सी ऑप्शन, यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ावा देता है। इट इन्हेंसेस ऑब्जर्वेशन स्किल्स अमंग द चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बच्चा चीज़ें देखता है, उसका ऑब्जर्वेशन भी करेगा। फोर्थ है, यह शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, बिल्कुल नहीं। लय को कैसे तोड़ेगा, ये तो पॉजिटिव चीज़ है ना। तो इसका उद्देश्य, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखते हैं ABC कहाँ दिया है। ABC दिया है ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? उच्च प्राथमिक, क्योंकि आप 6 to 8 की बात हो रही है, पेपर 2 की बात हो रही है यहाँ पर CTET में, ठीक है, इसीलिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात है। तो वहाँ पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, आपसे ये पूछा है। तो देखिए, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये तो सही बात है, प्राकृतिक जिज्ञासा का नरिशमेंट आप करेंगे। नेक्स्ट है, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, सही बात है। थर्ड है, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तो उद्देश्य होता ही है कि बच्चों के अंदर आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करें। साइंटिफिक टेम्पर दैट मीन्स उनके अंदर ये चीज़ें डेवलप हो जाएं कि उनसे किसी ने कुछ कह दिया कि ये ऐसा होता है, तो उनके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ऐसा किसने बोला, ये चीज़ें होनी चाहिए बच्चे के अंदर। बट फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, ये बहुत गलत बात है। कभी भी आप बच्चों को डेफिनेशंस नहीं रटवाएंगे। आप ये नहीं बोलेंगे आप डेफिनेशन याद कर लो, बुक में आपको डेफिनेशन दी है, ये क्वेश्चन दिए हैं, आप याद कर लो, इनको रट लो, ये चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और क्वेश्चन में यही पूछा है कि क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आप साइंस टैग वर्ड्स वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, 15 मिनट अप्रॉक्स ऐसे ही होगी, वहाँ से आपको टैग वर्ड्स पता चलेंगे और टैग वर्ड्स आपको पेडागोजी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? समालोचनात्मक चिंतन मीन्स होता है क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, जी नहीं। आप ये थोड़ी कहेंगे कि बुक पकड़ के पढ़ लो, इससे थोड़ी कुछ होगा। बच्चे को समझ में आनी चाहिए चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग उसकी बेहतर बननी चाहिए और जो चीज़ उसको पढ़ाई जा रही है वो उसके रियल लाइफ में भी काम आनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, ये भी बिल्कुल गलत बात है। इससे बच्चा चिंतन थोड़ी करेगा, इससे कुछ सोच पाएगा क्या? नहीं सोचेगा, वो बस बुक को पकड़ेगा और पढ़ लेगा। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, आपको भी पढ़ के ही समझ आ रहा होगा। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, बातचीत करने के बाद सोचेंगे, फिर अपने बड़े समूह में जा कर के और वही चीज़ उनको समझाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे का माइंड यूज़ हो रहा है, बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर करेगा, इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पर हम पहुँचे हैं। चलिए, एक शिक्षक
कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। मंड क्या होता है? आपका स्टार्च होता है, ठीक है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है ये आपसे पूछा है, तो ये है फ्रेंड्स अनुप्रयोग करना, यानी कि अप्लाई करना। वो चीज़ करके आप बता रहे हैं ना, आप अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो तो अनुप्रयोग ही होगा। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी को आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? यानी कि एक्टिवली बच्चा जहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। विज्ञान क्लब की स्थापना करना, ये तो सही है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, बिल्कुल सही बात है, वहाँ भी बच्चा एक्टिव होगा। विज्ञान का कोना बनाना, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, बिल्कुल सही बात है। साइंस कॉर्नर आप बनाएंगे तो बच्चा तो एक्टिव होगा ही। बट जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, कक्षा में व्याख्यान सुनना, यानी कि आप बच्चे को लेक्चर सुना रहे हैं, तो क्या वो लेक्चर सुन करके सक्रिय अधिगम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। आपने भी देखा होगा जब बचपन में आप भी क्लासरूम में बैठते होंगे, अगर कोई टीचर लेक्चर आपको देते हैं तो नींद आने लगती है, बोरियत होने लगती है। ये चीज़ सभी के साथ हुई है ना। तो व्याख्यान देकर, लेक्चर देकर के आप बच्चों में सक्रिय अधिगम का विकास नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। अवधारणा मानचित्रण, कॉन्सेप्ट मैपिंग, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, ठीक है। टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, यानी कि सत्र के अंत में आप अगर उपलब्धि परीक्षण लेंगे तो ये जो है कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आप बच्चे की कमी का पता कैसे लगाएंगे? अगर आप ईयरली लास्ट में उसका अचीवमेंट टेस्ट कर रहे हैं तो इससे उसकी कमी का पता नहीं लगेगा। कमी का पता लगाना है तो कॉन्सेप्ट मैप है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड होता है, पोर्टफोलियो है जिसमें पूरा गैजेट बनता है हर बच्चे का अलग अलग। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे बच्चे की कमी का पता लगाया जा सकता है, बट सत्र के अंत में अचीवमेंट टेस्ट लेके नहीं लगवाया जा सकता। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए, बी और सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? ऑब्जर्वेशन आधारित कौन सा है? तो देखिए, मौखिक परीक्षण, इससे अवलोकन नहीं होगा, लिखित से भी नहीं होगा। आप सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट उसको करवा देंगे तो आप उसका ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? हो सकता है उसने 2-4 क्वेश्चन रटे हों और लिख दिया हो, उससे आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। बट जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, यानी कि वर्णन अभिलेख है, इट इज़ द बेस्ट। इसमें सारा रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। तो ये साधन जो है ऑब्जर्वेशन करने के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही कथन आपको यहाँ पर बताना है। 87वां क्वेश्चन है। तो देखिए, वैसे तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही हैं फ्रेंड्स, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑफ सी टेट की आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ ए और सी ही सही है। बी को इन्होंने सही नहीं माना है, बट अगर आप देखें तो ये बी ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, ठीक है। बस आप लोगों को समझ लेना है, ए, बी और सी तीनों सही हैं। आंसर की में क्या हुआ था उस चीज़ को अभी आप छोड़ दीजिए। देखिए, पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, सही बात है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो हमें रैबिट से मिलती है, ये बिल्कुल सही बात है। ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में यूज़ होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। बट पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, ये सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए सही कथन आपसे पूछा है, तो ये हो जाएगा ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। ये कुछ लक्षण हैं और आपको जंतु को पहचानना है। तो पहला है लंबा मेरुदंड, रीढ़। दूसरा है बहुत सी मांसपेशियाँ, केंचुआ। तीसरा है आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, घोंगा। जी नहीं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि जो सर्प होता है ना, सांप होता है, उसमें लंबा मेरुदंड होता है, आप जानते ही हैं। रीढ़ जो होती है बड़ी होती है, लॉन्ग बैकबोन उसकी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो यही वाला आपका सही नहीं है, फर्स्ट वाला। सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, यानी कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड। जी नहीं, जो पल्मनरी आर्टरी होती है ना, वो ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं ले जाती है, ये एक एक्सेप्शन है, वो CO2 रिच ब्लड ले जाती है। इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है और गलत ही पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर? आपको मैच करना है बस। और ये क्वेश्चन ना आप लिख के ले लीजिए, ये बहुत बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, बहुत बार। ये आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कैसे, देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन 3 में क्या है? एसिटिक एसिड। जो आपका एसिटिक एसिड होता है वो आपका विनेगर में पाया जाता है, ठीक है। जो लैक्टिक एसिड होता है वो आपका कर्ड में पाया जाता है, यानी कि दही में लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड की अगर बात करें तो वो स्पिनच में पाया जाता है, पालक में होता है, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। एंड लास्ट आता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपका सिट्रस फ्रूट्स में, यानी कि जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, नींबू कुल के फ्रूट कहते हैं उनको, वो एस्कॉर्बिक एसिड उनमें पाया जाता है। इसीलिए ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये थर्ड प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की हर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हाँ फ्रेंड्स, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने कितने क्वेश्चन सही करे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।